एक तो ये एसपी के साथ मीटिंग के लिए गए जिसकी कमेटी को कोई सूचना नहीं थी। दूसरी बात, जो बहन मनीषा का वहां पे पर्स मिला था, उसी पर्स में सुसाइड नोट मिला था, लेकिन कमेटी को इस सुसाइड नोट के बारे में नहीं पता था। और सुसाइड नोट मिला था यह बात मनीषा के पिता को पता थी। मनीषा के पिता के शायद साइन भी ले रखे हैं पुलिस ने। और वहीं पे मनीषा के पिता ने एसडीएम को यह कहा कि हम सुबह भिवानी आएंगे बॉडी लेने के लिए और हम जल्दी आएंगे, आप लोग उसकी तैयारी रखिए और हम अंतिम संस्कार करेंगे। और कमेटी ने और सब ने ये कहा हम सारे लोग अंतिम संस्कार में जाकर के शामिल होंगे। वहां जाकर के उन्होंने गांव में ये कहा कि भाई मेरे ऊपर तो कमेटी ने दबाव दे दिया था और मैं आपके सामने कह रहा हूं, जो ये भाई संजय हैं, हमारी आंखों में आंख डाल करके या कमेटी की आंखों में आंख डाल करके एक बार ये बता दें कि आपके ऊपर दबाव किसने दिया। उस दबाव देने वाले आदमी का नाम बता दो आप। उस दबाव देने वाले, मैं ये सवाल कर रहा हूं कि मनीषा के पिता संजय को ये बताना चाहिए कि दबाव किसने दिया। रिश्तेदार हैं, आपके साले हैं, सरपंच हैं गागड़वास के धर्मपाल जी, वो वहीं मौजूद थे। वो सारी बातों में ये कहने वाले थे कि बिल्कुल ये ठीक फैसला है, अब इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अरे रवि आजाद तो 25वें नंबर पे था, सहमति देने वाला रवि आजाद 25वें नंबर पे। चारों फोन इस कांड के बाद लगातार आ रहे थे, मैसेज आ रहे हैं। साथियों, उन लोगों को मौका मिल गया जो लोग सरकार के हैं या जिन्होंने सरकार का चोला ओढ़ रखा है। सरकार की आंखों में रवि आजाद खटकता है, ये बात सबको पता है। और रवि आजाद सरकार से मिल जाए, अगर ये बात कोई मान सकता है तो फिर सब कुछ मान लियो, फिर कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर रवि आजाद भी सरकार से मिल सकता है। फिर वो आए कि परिवार जरूर पूछे। उन्होंने कहा आप जो भी सवाल पूछेंगे। मैंने एक ये सवाल भी पूछा कि भाई जब आदमी मोनो लेता है तो फिर वो तड़फता भी है, वहां पे घर भी हैं, रास्ता भी है, तो वो तड़फी भी होगी, चिल्लाई भी होगी, किसी को पुकारा भी होगा। अगर हम इन रिपोर्ट्स के बेस की बात करें तो डॉक्टरों ने ये कहा था ना कि मोनो पॉइजन या तो लिया है या दिया गया है। उन्होंने दोनों बातें कही, या तो ले लिया या दे दिया गया जोर जबरदस्ती, जो बॉडी के अंदर मिला। तो हमने कहा ये फिर ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि कोई आदमी जहर पी ले तो वो फिर बचने के लिए कोशिश ना करे। तो उन्होंने कहा इन सब चीजों के जवाब पुलिस दे सकती है, ये हमारा पार्ट नहीं है। हम बाहर आए, बाहर आने के बाद में डेड बॉडी मिलने से लेकर के आंदोलन चलने तक और हमारे ऊपर आरोप लगने तक जितनी भी बातें हैं, बिना किसी लाग लपेट के मैं आपको बताऊंगा। मांग रहा है, अगर हम यहां आंदोलन पे बैठे हैं, आप पीठ पीछे अगर बात करोगे तो परिवार के लोगों ने, जो गांव के उस समय 16 तारीख को कमेटी की मीटिंग में ना तो मनीषा के पिता थे और ना मनीषा के दादा थे, लेकिन उनके मामा मौजूद थे, राजस्थान के गागड़वास से पूर्व सरपंच धर्मपाल और गांव के पूर्व सरपंच महावीर, सिंबू जी और कई लोग मौजूद थे। कमेटी ने उनकी ड्यूटी लगाई कि आप जाकर के बात करो कि ऐसा क्यों हुआ कि बिना बताए गए, और कम से कम आगे भविष्य में ऐसा ना हो, इस बात के लिए आप उनको अपने भरोसे में लो। ये बात कमेटी ने की और उनको फिर गांव के लिए भेजा कि आप उनसे बैठ करके बात करो। और जो ये 25 लोगों की कमेटी बनी साथियों, इसमें ढाणी लक्ष्मण के लोग, इसमें डिगावा के एक्स सरपंच, इसमें बैरागी समाज के प्रतिनिधि अलग अलग, और इसमें कुछ गणमान्य व्यक्ति इस क्षेत्र के, और इस कमेटी का मैं भी हिस्सा था। ये लोग शामिल थे। कोई सबसे पहले ही हमने इस बात को कहा था, ये पक्ष का या विपक्ष का मुद्दा नहीं है, यहां हम सब लोग एक हैं और हम सब लोग मिलकर के इस बहन को न्याय दिलाने का काम करेंगे। एसपी सुमित कुमार थे कि भाई आप अंतिम संस्कार कर दो, और हम बहुत गहराई से जांच कर रहे हैं, हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं, और आप जो है किसी प्रकार की चिंता ना करो, सबका सम्मान होना चाहिए, अंतिम संस्कार कर दो।
हमने ये बात कही थी कि भाई अहमदाबाद में विमान का हादसा हुआ, 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, उनका अंतिम संस्कार कैसे हुआ था। जब तक पूरा खुलासा नहीं होगा, जब तक हत्यारोपी गिरफ्तार नहीं होंगे, और जनता की, हम सब की एक आवाज थी कि उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। इतना समय बीत गया, आप जो है हत्यारों को सामने लेकर के आओ, तब तक हमारा आंदोलन चलेगा शांतिप्रिय तरीके से, और तब तक हम बैठे रहेंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। ये सारी बातचीत जो है वहां पे हुई। तो बताना चाहूंगा, जब बहन मनीषा की, एक तो ये एसपी के साथ मीटिंग के लिए गए जिसकी कमेटी को कोई सूचना नहीं थी। दूसरी बात, जो बहन मनीषा का वहां पे पर्स मिला था, उसी पर्स में सुसाइड नोट मिला था, लेकिन कमेटी को इस सुसाइड नोट के बारे में नहीं पता था, और ना ही एसपी ने हमें सुसाइड नोट के बारे में बताया था। लेकिन सुसाइड नोट मिला था, यह बात मनीषा के पिता को पता थी, और उस सुसाइड नोट में शायद देखा भी होगा, मनीषा के पिता के शायद साइन भी ले रखे हैं पुलिस ने, और फिर उसकी हैंडराइटिंग, ये भी दिखा दो आप, ये देख लो आप, ये वो सुसाइड नोट है, ये वो सुसाइड नोट है जिसपे ये नाम भी लिखा हुआ है संजय, ये साइन होंगे मेरे हिसाब में, और ये तारीख है। ये वो सुसाइड नोट है जो हरियाणवी लैंग्वेज में है और इंग्लिश में इसको लिख रखा है, लेकिन हमें इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि भाई कोई सुसाइड नोट भी वहां पे मिला है। तो साथियों, परिवार को सुसाइड नोट के बारे में पता था, लेकिन हमारे से सुसाइड नोट के बारे में छुपाया गया। 17 तारीख को तो सबसे पहले यह बात कहने वाला मैं हूं कि भाई हमें इसमें साजिश की बू आ रही है। अगर सुसाइड नोट था तो फिर पुलिस ने उसको क्यों नहीं बताया, वो सच्चा था कि झूठा था, यह बात तो बाद में हैंडराइटिंग मैच होने के बाद हो जाता। लेकिन ना तो मामा ने हमें बताया, ना हमें पिता ने बताया, ना हमें दादा ने बताया, और पुलिस ने कुछ चैट की भी जानकारी आई, और ना हमें उस चैटिंग के बारे में कुछ बताया गया, ना हमें सुसाइड नोट के बारे में कुछ बताया गया, और ना हमें जो है एसपी से मिलने के बारे में बताया गया। फिर उन्होंने ये बात 17 तारीख को चली, और मैंने सबसे पहले इस बात को कहा था कि हमें इसमें एक साजिश की बू आ रही है। रखी, कॉलेज की बात आई, सारी बातें आई कि हर चीज को क्लियर किया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि भाई मर्डर को सुसाइड का रूप दे दिया जाए और फिर जो है असल अपराधी बच जाए। ये बात भी हमने एसपी को कही कि निर्दोष नहीं फंसना चाहिए और दोषी नहीं बचना चाहिए। मित्तल की चेयरमैनशिप में पहले एक पोस्टमार्टम तो हुआ 13 तारीख को भिवानी सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल बोर्ड से, और दूसरा पोस्टमार्टम हुआ 15 तारीख को पीजीआई रोहतक में। तो उसकी पूरी टीम होगी पोस्टमार्टम की और पीजीआई के टॉप डॉक्टर्स की, और जो एफएसएल की रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, उसके लिए परिवार के सदस्य चले जाएं, उसके लिए कमेटी के कुछ 4-5 लोग कमेटी के भेज दो, और कुछ जो है वो अपने प्रशासन ये परिवार के लोग चले जाएं। साथियों, उन जाने वालों में मेरा नाम नहीं था, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। रोहतक जाने वालों में से मेरा नाम नहीं था। उसमें ड्यूटी लगाई गई कि भाई एडवोकेट अशोक आर्य चले जाएंगे, उसमें एडवोकेट कविता आर्य चले जाएंगे, क्योंकि इनको टेक्निकल चीजों की समझ है, ये वकील हैं तो ये अच्छे से पूछ सकते हैं। क्योंकि एसपी साहब हमें 17 तारीख को ये कह करके गए थे कि डॉक्टरों के सामने सारी रिपोर्ट का एनालिसिस होगा और परिवार और उसमें कमेटी के लोग मौजूद रहें तो वो ज़्यादा बेहतर है, हम ये चाहते हैं। तो आप लोग उसकी भी तैयारी रखें। वो 18 तारीख को मैसेज आ ही गया, और लगभग 6 बजे वहाँ पे हमारी कमेटी, ये दो तो एडवोकेट अशोक आर्य और कविता आर्य, और उसमें एक गांव के मौजूदा सरपंच
और एक मनफरा के सरपंच, और उसमें लड़की का मामा, उसमें जो है लड़की के भाई परिवार और जो है पिता, इनको सबको बुलाया गया था। लेकिन फिर जब उन्होंने बार बार कहा तो फिर मैं इनको लेकर के रेस्ट हाउस में गया, और रेस्ट हाउस में भी सारों ने कहा कि भाई आपको चलना पड़ेगा। हमने कहा कि ठीक है हम चल पड़ेंगे, लेकिन हम रेस्ट हाउस से निकल के वापस धरने पे आए। चीज़ों को आप समझिए, 2 पुलिस की गाड़ियों में परिवार और कमेटी के सदस्य जो नियुक्त किए थे पहले, उनको ले जाया गया। हमने कहा हम अपनी गाड़ी से आ जाएंगे, क्योंकि हमने 4 बजे का टाइम मीडिया को ब्रीफिंग के लिए भी दे रखा है, तो हम वो मीडिया से बात करके कमेटी को बता करके कि भाई परिवार कह रहा है हम भी जाएं, फिर हम वहां चले जाएंगे। साथियों, हम लगभग पौना घंटा लेट थे, और जब हम निकल रहे थे तो आपने देखा भी कि किस प्रकार से वहां जाम लगा दिया गया था। स्थिति बहुत खराब हो रही थी, जिम्मेवारी थी कि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना फैले। इसी बीच जो एसडीएम मनोज हैं, उन्होंने कहा कि संजय को तो आप लोग ले जाके क्या करोगे, संजय को तो आप उतार दो और आप लोग चले जाओ। हमने मनीषा के फादर को रेस्ट हाउस में उतार दिया, वो एक गाड़ी में बैठ करके शायद अपने घर चले गए, हम वहां चले गए। अब साथियों, प्रश्न ये उठता है, जब हम वहां पे गए पीजीआई रोहतक के अंदर, तो हमारी मीटिंग हुई, पूरी वो डॉक्टरों की टीम सारी रिपोर्ट लेकर के बैठी, परिवार बैठा, कमेटी के लोग बैठे। उन्होंने कहा कि सवाल पूछिए। हमने कहा पहले हमें जानकारी तो दो कि भाई आपकी रिपोर्ट्स में क्या आया, हम इस चीज़ से अनभिज्ञ हैं। उन्होंने पूरी भिवानी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताई, उन्होंने जो है रोहतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताई, और उन्होंने एफएसएल रिपोर्ट आई एक रिपोर्ट को छोड़ करके, और वो उन्होंने ब्रीफ किया। उनका कहने का अर्थ ये था कि भाई बॉडी के अंदर जो है पॉइजन पाया गया है, मोनो पॉइजन। और इसी तरह से हमें इस बात की भी सूचना मिली कि भाई जहां से 11 तारीख को ये मोनो खरीदा गया था, ये पहले पुलिस के माध्यम से कमेटी के पास सूचना आ रही थी कि भाई वो लड़का पुलिस ने उठा रखा है। पहले वो मना कर रहा था, फिर उसने हाँ भर ली, और 1 लीटर 600 रुपये की मोनो वहाँ से मनीषा ने ली थी। तो ये बात वहाँ बताई गई कि भाई मोनो बॉडी के अंदर मिला है, और जो हालत सब की सतविसत हुई, उसके लिए जो डॉग और सियार की बाइट है, वो गर्दन पे जो हड्डियां गायब हुई, यानी पूरे चेहरे के ऊपर वो जो नोच रखा है वो डॉग ने, और जो है उसने सियार के ये बाइट्स हैं। हमारा ये सवाल था, एडवोकेट अशोक आर्य ने 13 सवाल पूछे, उसके बाद मेरा नंबर आया। मैंने सवाल पहला यही पूछा कि मनीषा की मौत आपने 15 तारीख को पोस्टमार्टम किया, उससे कितने घंटे पहले हुई? तो डॉक्टरों ने कहा कि 3 से 4 दिन पहले। डॉक्टर छिकारा ये ब्रीफ कर रहे थे सारा वहां पे कि भाई 3 से 4 दिन पहले हुई। उसके बाद हमने सवाल किया कि भाई बॉडी फुली हुई क्यों नहीं थी, तो उन्होंने कहा अमूमन 2 दिन का टाइम इसमें लग जाता है। तीसरा हमने कहा कि जब बॉडी के अंदर जहर था, बदबू आती है, तो कोई भी कुत्ता है या सियार है वो कैसे उस पर लग सकता है? तो उन्होंने कहा कि कुछ घंटों के बाद ये लगे हुए हैं, तो उस समय जहर की जो बदबू और है वो कम हो जाती है। और हमने ये भी कहा कि भाई अकेले शरीर को ही मतलब गर्दन को और चेहरे को ही क्यों निशाना बनाया गया, बाकी शरीर को क्यों निशाना नहीं बनाया गया? तो उन्होंने कहा कि जो नंगा होता है शरीर या जो सॉफ्ट जगह होती है, तो वो है जहां ब्लड होता है, ब्लड है, क्योंकि उन्होंने बताया कि खून की उल्टी आई हुई थी, तो जहां पे जानवर को ब्लड दिखता है तो वहां पे वो सबसे पहले हमला करते हैं। टेक्निकल सवाल सारे एडवोकेट अशोक आर्य ने पूछे। साथियों, वहां से परिवार ने भी, डॉक्टरों की टीम ने कहा आपका कोई सवाल हो, आपका कोई सवाल हो। फिर वो आए कि परिवार जरूर पूछे। उन्होंने कहा आप जो भी सवाल पूछेंगे। मैंने एक ये सवाल भी पूछा कि भाई जब आदमी मोनो लेता है तो फिर वो तड़फता भी है, वहां पे घर भी हैं, रास्ता भी है, तो वो तड़फी भी होगी, चिल्लाई भी होगी, किसी को पुकारा भी होगा। अगर हम इन रिपोर्ट्स के बेस की बात करें तो डॉक्टरों ने ये कहा था ना कि मोनो पॉइजन या तो लिया है या दिया गया है,
उन्होंने दोनों बातें कही, या तो ले लिया या दे दिया गया जोर जबरदस्ती जो बॉडी के अंदर मिला। तो हमने कहा ये फिर ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि कोई आदमी जहर पी ले तो वो फिर बचने के लिए कोशिश ना करे। तो उन्होंने कहा इन सब चीजों के जवाब पुलिस दे सकती है, ये हमारा पार्ट नहीं है। हम बाहर आए, बाहर आने के बाद में साथियों, बाहर आने के बाद में हमने जो वहाँ पे सीआईए के इंचार्ज जिनके नेतृत्व में हम गए थे, रविंदर जी, उन्होंने ये कहा कि भाई आप एसपी भिवानी के पास चले जाओ, आगे की मीटिंग, क्योंकि डेड बॉडी की हालत बहुत खराब है। हमने कहा हमें केवल इस मीटिंग के लिए कमेटी ने भेजा था, हम इसके अलावा कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप जो है, हम जाएंगे सीधे डिगावा और वहां जाकर के हम सारी बातें कमेटी के बीच में बताएंगे। आगे की चीज जो भी होंगी वो कमेटी, परिवार और इनके रिश्तेदार और समाज उनको तय करेगा बैठ करके। फैसला था कि जो भी फैसला लेंगे वो सर्वसम्मति से लेंगे, फैसला हम मिल करके लेंगे। और 25वें नंबर के ऊपर मैंने ये बात कही थी कि भाई इनके रिश्तेदार, इनके परिवार और कमेटी अगर सहमत है तो मैं आप लोगों से अलग कहां जा सकता हूं, मैं आप लोगों से अलग कहां जा सकता हूं। उसके बाद ये सारी बात वहां परिवार के साथ बैठ करके हुई। साथियों, ईमानदारी की बात बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल ईमानदारी की बात। ना तो हमारे ऊपर कोई सरकार का दबाव था, ना हमारे ऊपर किसी अधिकारियों का दबाव था। हमारे ऊपर अगर कोई दबाव था न्याय दिलाने का तो वो सिर्फ और सिर्फ समाज का था, लोगों का था, नौजवानों का था। इसके अलावा हमारे पास हमारे को जो है हमारे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं था। मैं गलत बात करूं, गलत बात चलती नहीं है। सच्चाई को कोई छिपा नहीं सकता, कोई नहीं छिपा सकता सच्चाई को। अब वहां पे जो मनीषा के दादा हैं वो वहां से उठ करके चले गए रोते हुए, और बाहर मीडिया खड़ी थी, और वहां पे मीडिया खड़ी थी, और एक भाई वहां पे जितेंद्र शर्मा डिगावा का वो खड़ा था। उनकी कुछ बातचीत हुई, फिर मनीषा के दादा ने वहां मीडिया में कहा, कुछ पत्रकार की भाई उन्होंने कहा सबसे पहले कि कमेटी बिक गई, कमेटी सरकार से मिल गई, कमेटी ने ये कर दिया वो कर दिया। अरे भले मानस हो, किसी की चाय भी पी हो, मैं तो बहुत बड़ी बात आपको कह रहा हूं कि मुझे लगभग 11 साल यूनियन में हो गए। कोई आदमी चाय की कप भी साबित कर दे तो मेरी 7 पीढ़ियां उसकी गुलामी करेंगी। और हमने अपना शरीर, अपना काम छोड़ करके लड़ाई लड़ने का काम किया, कभी भी 1 इंच पीछे नहीं हटे। सब लोग जानते हैं, ठीक आज कोई कुछ भी कहे, लेकिन सब इस बात को जानते हैं हमने कभी किसी लड़ाई से कदम पीछे नहीं हटे। मुसीबतें झेली हमने, तकलीफें झेली, लेकिन अपने किसान मजदूर कौम की लड़ाई और मुद्दा चाहे कोई भी हो, रवि आजाद कभी पीछे नहीं हटा और हटेंगे भी नहीं। लेकिन साथियों, वहां पे फिर कुछ पत्रकार साथी अंदर आ गए तो उन्होंने कहा कि भाई मीडिया की आपकी कमेटी का क्या फैसला हुआ वो आप बताओ। हमारी कोई ऐसी अलग से तैयारी नहीं थी, हमारी बातचीत चल रही थी। गए दादा, बाहर हंगामा हो गया, कुछ लोगों को फोन करके बुला लिया गया, कुछ लोग नशे की हालत में थे, वहां नारेबाजी होने लगी और मीडिया भी तब पहुंच गई। तब कमेटी ने मुझे कह दिया कि भाई जो फैसला हुआ है वो रवि आजाद बता देगा। मैंने साथियों जो बात वहां की, मैंने 2 ग्रुप पत्रकारों के थे, मैंने, संजीत सरपंच मौजूदा सिंघाणी ने और विजय गोठड़ा जी ने, तीनों ने हमने बाइट दिए और एकदम चीजें ऐसे बदल गई कि जो हम मीटिंग करना चाह रहे थे वो मीटिंग भी नहीं हुई और एकदम चीजें बदल गई। वो मेरे आगे माइक लगाया, मैंने केवल एक बात कही, मैंने कहा भाई जो मेडिकल रिपोर्ट का एनालिसिस हुआ है उन मेडिकल रिपोर्ट के एनालिसिस पे हमने कमेटी के बीच में आकर के बताया, परिवार मौजूद था, सारों ने चर्चा करी है, कमेटी और परिवार ने ये फैसला किया कि हम अंतिम संस्कार अपने रीति रिवाज से करेंगे और पुलिस सारे सवालों का जवाब दे दे और जो भी सवाल लोगों के मन में है, और उसके बाद में हम परिवार के साथ, फिर परिवार के साथ रहेंगे। लोगों ने लड़ाई लड़ी, सबका धन्यवाद है। ये मेरी बाइट थी। उसके बाद वो गांव में गए, खुद विजय गोठड़ा जी मनीषा के पिता को, मनीषा के दादा को, मनीषा के परिवार में भाई को अपनी गाड़ी में बैठा करके ढाणी लक्ष्मण छोड़ करके आए हैं। और वहीं पे मनीषा के पिता ने एसडीएम को यह कहा
कि हम सुबह भिवानी आएंगे बॉडी लेने के लिए और हम जल्दी आएंगे, आप लोग उसकी तैयारी रखियो और हम अंतिम संस्कार करेंगे। और कमेटी ने और सब ने ये कहा हम सारे लोग अंतिम संस्कार में जाकर के शामिल होंगे। अब वहां जाकर के उन्होंने गांव में ये कहा कि भाई मेरे ऊपर तो कमेटी ने दबाव दे दिया था। और मैं आपके सामने कह रहा हूं, जो ये भाई संजय हैं, हमारी आंखों में आंख डाल करके या कमेटी की आंखों में आंख डाल करके एक बार ये बता दें कि आपके ऊपर दबाव किसने दिया। उस दबाव देने वाले आदमी का नाम बता दो आप। उस दबाव देने वाले, मैं ये सवाल कर रहा हूं कि मनीषा के पिता संजय को ये बताना चाहिए कि दबाव किसने दिया। किसी ने दबाव दिला करके आपको बात मनवाई थी क्या? दबाव दिला करके मीडिया से आपके बयान करवाए थे क्या? आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके साले हैं, सरपंच हैं गागड़वास के धर्मपाल जी, वो वही मौजूद थे। वो सारी बातों में ये कहने वाले थे कि बिल्कुल ये ठीक फैसला है, अब इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अरे रवि आजाद तो 25वें नंबर पे था, सहमति देने वाला रवि आजाद 25वें नंबर पे। इस लड़ाई को हमने शुरू किया, लोगों को एक जो आक्रोश था उसको एक आंदोलन के रूप में लेकर के आए। हमने इस लड़ाई को शुरू किया और जिस लड़ाई को हम लोगों ने शुरू किया मिलकर के और कमेटी के नेतृत्व में सर्वसम्मति से निर्णय किए। एक आदमी ये कह दे रवि आजाद अपनी मर्जी से एक बार माइक पे भी बोला हो, रवि आजाद ने अपनी मर्जी से एक फैसला भी किया हो, रवि आजाद ने किसी अधिकारी से बात भी की हो। मैं ये बात कहना चाहता हूं, जो रात से लेकर के और अब तक हमारे पास हजारों फोन आ रहे हैं, हजारों फोन इस कांड के बाद लगातार आ रहे थे, मैसेज आ रहे हैं। साथियों, उन लोगों को मौका मिल गया जो लोग सरकार के हैं या जिन्होंने सरकार का चोला ओढ़ रखा है। सरकार की आंखों में रवि आजाद खटकता है, ये बात सबको पता है। और रवि आजाद सरकार से मिल जाए, अगर ये बात कोई मान सकता है तो फिर सब कुछ मान लियो, फिर कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर रवि आजाद भी सरकार से मिल सकता है, आप उस आदमी का नाम बता दो जो सरकार की हर पॉलिसी, सरकार के हर गलत काम के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो वो रवि आजाद है।